नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन सी ऐसे एंटिटीज़ हैं और उनको लोन देने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या टारगेट्स बैंक को मिले होते हैं आरबीआई की तरफ से, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, प्रायोरिटी सेक्टर उन सेक्टर्स को कहते हैं जो इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनको एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट बैंक्स के द्वारा नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आरबीआई के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बैंक्स जो भी लैंडिंग करेंगे, जितनी भी टोटल लैंडिंग उनकी होगी, उसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को जानी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, उनको इतनी परसेंटेज जानी चाहिए जिनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर क्लासीफाई किया गया है। अब इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में 8 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें पहली है एग्रीकल्चर, सेकंड एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो इन 8 कैटेगरीज में अलग अलग जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो सेक्टर्स हैं, जो इनमें 8 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। अब एक एक करके देखते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन सी एंटिटीज़ इसमें क्लासीफाई होती हैं। उसको जानने से पहले सबसे पहले एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो एएनबीसी और सीईओबी। तो जब भी जो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स जो बैंक्स को दिए जाते हैं, वो इन दोनों पैरामीटर्स पर बेस्ड होते हैं। यानी कि एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इज द नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट मेड बाई बैंक्स इन नॉन एसएलआर बॉन्ड हेल्ड इन द हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। तो एएनबीसी में साथियों क्या होता है, एएनबीसी में जो भी टोटल क्रेडिट बैंक के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है वो, उसके अलावा जो बैंक के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, दोनों चीज़ें जब हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसको हम टोटल जो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं, एएनबीसी कहते हैं। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है जिसको हम सीईओबी कहते हैं, यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सीईओबी जो होता है, ये वो आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट में रेफर, कोई कंपनी जो होती है वो बैलेंस शीट में शो नहीं करती है। यानी कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर इफेक्टिवली एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी बट डू नॉट अपीयर ऑन कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये ऐसे आइटम हैं जो बैलेंस शीट में शो नहीं करते बट कंपनी की एसेट्स या लाइबिलिटी की तरह एक्चुअली में एक्ट करते हैं। द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इन बैंकिंग एक्टिविटीज रेफर टू द एक्टिविटीज विच डू नॉट इन्वॉल्व लोन एंड डिपॉजिट बट जनरेट फी इनकम टू द बैंक। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो बैंक का होता है वो आइटम होते हैं बैंकिंग के केस में जो डायरेक्टली जो लोन्स या डिपॉजिट में क्लासीफाई नहीं किए जा सकते, लेकिन वो बैंक के लिए फ़ी बेस्ड इनकम जनरेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे जो आइटम्स होते हैं वो सीईओबी यानी कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में काउंट होते हैं। अब ये दोनों टर्म्स हमने देख लिए, एएनबीसी और सीईओबी। जो भी प्रायोरिटी सेक्टर के एडवांसेस हैं वो इन्हीं की परसेंटेज में बैंक्स को एलोकेट किए जाते हैं। अब ये एक टेबल दे रखी है जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स दिए हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ के जो बैंक्स हैं उनको चार, जैसे कि टोटल जो बैंक्स हैं इंडिया में, उनको 4 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है और उनके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट क्या हैं और एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइजेज और वीकर सेक्शंस के टारगेट क्या हैं, ये हम इस टेबल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो बैंक्स हैं इंडिया में जो भी ऑपरेट करते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स जो हैं जिसमें फॉल करते हैं, वो हो गया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेज एंड अबव। तो जो भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं वो सभी इसमें आएंगे इस कैटेगरी में। साथ ही जो भी फॉरेन बैंक्स हैं, जो विदेशी जो बैंक हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं और जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी में आते हैं फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं इंडिया में। तीसरी कैटेगरी आती है रीजनल रूरल बैंक्स की, आरआरबीज की। चौथी कैटेगरी में है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। अब हम देखते हैं इनके टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट क्या हैं इन चारों के। तो पहली कैटेगरी में जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं, आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक को हटाकर, साथ ही फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो इनका टोटल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर जो टारगेट है वो 40% का है, 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर। तो 40% का टारगेट इनको प्रायोरिटी सेक्टर में दिया गया है।
ऐसे ही जिनका 40-20 से कम ब्रांचेज़ हैं उनका भी सेम है। और आरआरबी के केस में जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो 75% ऑफ एएनबीसी है एज कंप्यूटेड और सीईओबी विच एवर इज़ हायर। तो आरआरबीज़ के केस में जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो ज़्यादा है, 75% उनको टोटल जो एएनबीसी का या सीईओबी जो भी उनका है उसका 75% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी होती है। अब साथ ही सेम जो है 75% स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का भी है। तो आरआरबीज़ का जनरली इनका टारगेट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो जो आरआरबीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो रूरल सेक्टर में हैं या फिर ज़्यादा क्लोज़ हैं जो जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो एंटिटीज़ जो क्लासीफाई हुई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या माइक्रो इंटरप्राइजेज़ हो, तो जहाँ पर ये सारी एंटिटीज़ पाई जाती हैं उन्हीं जगह पर इनकी ब्रांचेज़ भी आरआरबीज़ की ज़्यादा हैं। स्पेशली जैसे एग्रीकल्चर लैंडिंग जो है आरआरबीज़ की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनको टारगेट्स भी ज़्यादा दिए हुए हैं। जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं उनको 40% है, और आउट ऑफ विच अप टू 32% कैन बी इन फॉर्म ऑफ lending टू एक्सपोर्ट्स एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन करना ज़रूरी है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं उनको भी 40% का टारगेट मिला हुआ है जैसे कि बाकी जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन उनको ये छूट दी गई है कि वो 32% तक का जो टारगेट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर 20 से कम ब्रांचेज़ हैं किसी फॉरेन बैंक की, इसका मतलब है कि वो मोस्टली जो है मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में ही ऑपरेट कर रहे होंगे। और इस केस में उनको कहा गया है कि 40% में से 32% वो एक्सपोर्ट्स को लैंडिंग करके अपना अचीव कर सकते हैं, और एटलीस्ट जो है उन्हें 8% किसी और कैटेगरी में लैंडिंग करनी होगी, तभी उनका टारगेट पूरा माना जाएगा। अब एग्रीकल्चर के केस में जो है अगर हम इसको क्लासीफाई करें, ये टोटल जो लैंडिंग है, जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट हैं वो 40% है, लेकिन एग्रीकल्चर का टारगेट अगर हम चारों कैटेगरीज़ के बैंक्स के लिए देखें तो 18% है। जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं उनको कोई भी एग्रीकल्चर का टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर इस सेपरेटली नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी तीनों कैटेगरीज़ जो हैं उनमें 18% का टारगेट एग्रीकल्चर के लिए है, और इसमें भी जो 10% जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए। तो ये सिमिलर है, चाहे वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हो या फिर रीजनल रूरल बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इन एग्रीकल्चर के टारगेट्स तीनों के सेम है। और जो चौथी कैटेगरी है हमारी, जो कि फॉरेन बैंक हैं जिनके 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर का कोई भी अलग से टारगेट नहीं है। ऐसे ही माइक्रो इंटरप्राइजेस को लैंडिंग की बात करते हैं तो 7.5% का टारगेट इसमें दिया गया है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनके लिए। और सेम टारगेट है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, और यही टारगेट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है। और यहाँ अगेन जो 20 से कम ब्रांचेज़ हैं जो फॉरेन बैंक्स की, उनके लिए कोई भी टारगेट इसमें नहीं दिया है। ऐसे ही एडवांसेस टू बीकर सेक्शन, ये 12% का टारगेट है, 12% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज़ हायर। तो ये 12% का टारगेट है जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए, और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से अधिक ब्रांचेज़ हैं। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं उनके लिए एडवांसेस टू वीकर सेक्शन का कोई सेपरेट टारगेट नहीं दिया हुआ है। और रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके लिए 15% का टारगेट है एडवांसेस टू वीकर सेक्शन। तो अगेन ये ज़्यादा है, यानी कि 12% डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए है, बट आरआरबीज़ के लिए 3% ज़्यादा है, 15% है। तो ये भी इसका मेन रीज़न यही है कि आरआरबीज़ की जो ब्रांचेज़ हैं वो रूरल एरिया में या छोटे छोटे कस्बों में हैं मोस्टली ब्रांचेज़, और इसीलिए उनके पास ये उनकी जो लैंडिंग है मोस्टली वीकर सेक्शन या एग्रीकल्चर सेक्टर में होती हैं, तो इसीलिए उनके टारगेट भी प्रायोरिटी सेक्टर के ज़्यादा हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सिमिलर जो एडवांसेस टू वीकर सेक्शन है वो 12% का टारगेट है। तो ये है साथियों अलग अलग जो टारगेट्स हैं अलग अलग जो कैटेगरीज़ में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीधे ही परसेंटेज इसमें पूछ ली जाती है कि एग्रीकल्चर में, मान लीजिए एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के टारगेट कितने हैं, या फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनका एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर का टारगेट है उसमें फर्दर एग्रीकल्चर में अगर हम देखें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंडर आती हैं, तो लैंडिंग टू एग्रीकल्चर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट,
लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर के अंडर भी इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया फार्म क्रेडिट, दूसरा हो गया लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है एंसिलरी एक्टिविटीज़। अब फार्म क्रेडिट में बात करें तो इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए फार्म क्रेडिट की, तो लोन टू इंडिविजुअल फार्मर इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स ऑफ फार्मर्स डायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, डेयरी, फिशिंग, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग एंड सेरिकल्चर। तो ये सभी जो हैं वो फार्म क्रेडिट में आएंगे। यानी कि जो इंडिविजुअल फार्मर्स हों, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हों या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप अगर फार्मर्स ने बना रखा है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है फार्मर की जो डायरेक्टली इंगेज हैं एग्रीकल्चर में या एलाइड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि डेयरी, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में जो इंगेज्ड हैं उनको हम फार्म क्रेडिट में क्लासीफाई करेंगे। क्रॉप लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स फॉर ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो जो क्रॉप लोन है या फिर हॉर्टिकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए जो लोन दिए जा रहे हैं, मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर के, एलाइड एक्टिविटीज़ के, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मशीनरी एंड डेवलपमेंटल लोन्स फॉर एलाइड एक्टिविटीज़, ये सभी जो हैं वो फार्म क्रेडिट में ही आएंगे। लोन्स फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ लाइक स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर ओन फार्म प्रोड्यूस, तो ये भी इसी में आएंगे। लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, लोन्स अंडर केसीसी स्कीम, लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लोन्स अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसिप्ट for a period not exceeding 12 months, subject to a limit of 50 lakh. Loan to farmers for installation of solar agriculture pump। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये फार्म क्रेडिट के अंडर आएंगी। सेकंड है साथियों फार्म क्रेडिट जो पहला हमने देखा था फार्म क्रेडिट जो इंडिविजुअल फार्मर के लिए है। सेकंड कैटेगरी है फार्म क्रेडिट जो कॉर्पोरेट फार्मर, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीसी, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म एंड कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो इनके अंदर क्या कौन कौन सी कैटेगरीज के लोन आते हैं? लोन्स फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ 2 करोड़ पर बोरोवर एंटिटी। तो जो भी फार्म क्रेडिट हैं जो कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए या फिर जो एफपीओज़ हैं, एफपीसीज़ हैं, इनको जो दिए जाएंगे वो 2 करोड़ तक के जो लोन्स होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर आएंगे। क्रॉप लोन टू फार्मर्स विच विल इंक्लूड ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर एंड लोन्स फॉर एलाइड एक्टिविटीज़, ये हैं। साथ ही लोन्स फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़, ये हमने देखा था। लोन्स अप टू 50 लाख अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउस रिसिप्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। तो 50 लाख तक के लोन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट दिए जाएंगे वो भी फार्म क्रेडिट में आएंगे। लोन्स अप टू 5 करोड़ पर बोरोवर एंटिटी एफपीओ एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग एंड एश्योर्ड मार्केटिंग of their produce at a predetermined price. Urban cooperative banks are not permitted to lend to cooperative of farmers। तो ये साथियों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूसीबी जो हैं यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वो जो फार्मर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं, उनको लैंड करने की परमिशन उनको नहीं दी गई है। साथ ही जो 5 करोड़ तक के लोन हैं जो एफपीओज एफपीसी में, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। अब तीसरी कैटेगरी आती है इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो लोन्स फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट टू एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एग्रीगेट लोन 100 करोड़ पर बोरोवर दिए जाएंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर क्लासीफाई होंगे। इससे ज़्यादा का अगर जो लोन होता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें एग्रीकल्चर में एंसिलरी एक्टिविटीज़। तो फॉलोइंग लोन्स अंडर एंसिलरी एक्टिविटीज़ विल बी सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर। तो एंसिलरी एक्टिविटीज़ में लोन्स अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ फार्मर फॉर परचेज ऑफ अ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर, लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप
as per definition of Ministry of Commerce and Industry Government of India that are engaged in agriculture and allied activities। तो 5 करोड़ तक के लोन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए जाएंगे, जो फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको 5 करोड़ तक के लोन जो दिए जाते हैं, यानी कि जो मेंबर हैं उनकी परचेज, उनकी जो प्रोड्यूस है उसको परचेज करने के लिए वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर आएंगे। साथ ही 50 करोड़ तक के लोन जो स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा डिफाइन किया गया है, वो यानी कि जो एग्रीकल्चर और अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, तो ऐसे सभी लोन्स जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे और एंसिलरी सर्विसेज उनको माना जाएगा। लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। और फूड और एग्रो प्रोसेसिंग सिस्टम, जो एग्रो प्रोसेसिंग की जीके में जो इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं जो फर्म्स, उनको जो लोन 100 करोड़ तक का दिया जाएगा पर बोरोवर, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा। नेक्स्ट कैटेगरी एग्रीकल्चर के बाद में जो हमारी आती है वो एमएसएमई है। तो ऑल लोन्स, एमएसएमई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ऑल लोन्स टू यूनिट इन द केबीआई सेक्टर, तो जो भी खादी और विलेज इंडस्ट्री, केवीआई जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, उसको जो भी लोन दिए जाएंगे वो सभी प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। और एमएसएमई कैटेगरी में लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप, तो एमएसएमई में 50 करोड़ तक के जो स्टार्टअप्स को लोन दिए जाएंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर में है। लोन्स टू एंटिटीज इन्वॉल्व इन असिस्टिंग द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर इन द सप्लाई ऑफ इनपुट एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट ऑफ आर्टिशंस, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो जो भी लोन्स दिए जाएंगे, जो भी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री में जो इन्वॉल्व हैं डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स में, उन सभी को हम एमएसएमई के अंडर और प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर क्लासीफाई करेंगे। लोन्स टू कोऑपरेटिव शॉप प्रोड्यूसर्स इन द डिसेंट्रलाइज सेक्टर लाइक आर्टिशंस, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये सभी भी एमएसएमई में आएंगे। लोन सैंक्शन बाय बैंक्स टू एनबीएफसीज, एमएफआईज एंड अदर एमएफआईज, societies trust which are member of RBI recognized SRO for the sector of on lending to MSME sector. Credit output under GCC, general credit card, including artisan credit card, Laghu Udyami card, Swarojgar credit card, Weaver card, overdraft to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY account holders, outstanding deposit with SIDBI and Mudra Limited on account of priority sector shortfall। तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये सभी एमएसएमई के अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगी। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सपोर्ट क्रेडिट की। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है स्पेशली इसमें मेंशन है कि आरआरबीज के लिए और लोकल एरिया बैंक्स जो हैं उनके लिए एग्री एक्सपोर्ट क्रेडिट में एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपोर्ट क्रेडिट under agriculture and MSME sector are allowed to be classified as priority sector lending in the respective categories agriculture and MSME। तो जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाएगा एग्रीकल्चर और MSME के अंडर में, तो उनको उसी कैटेगरी के अंडर क्लासीफाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन इन एग्रीकल्चर एंड MSME विल बी अलाउड टू बी क्लासीफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर एज पर फॉलोइंग टेबल। तो MSME और एग्रीकल्चर के अलावा जो एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर किसी और इंडस्ट्री को दिया जाता है, किसी और सेक्टर को दिया जाता है, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा कि बिलो नीचे दी गई टेबल में दिखाया गया है। यानी कि अब इनके टारगेट्स हैं जैसे कि डोमेस्टिक बैंक, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट of the preceding year up to 2% of ANBC and COB whichever is higher subject to a sanction limit up to 40 करोड़ पर बोरोवर। तो ये डोमेस्टिक बैंक्स के टारगेट हैं, यानी कि 2% ANBC या COB जो भी ज़्यादा हो और सब्जेक्ट टू 40 करोड़ पर बोरोवर। तो 40 करोड़ पर बोरोवर तक का अगर होगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में एक्सपोर्ट क्रेडिट की कैटेगरी में क्लासीफाई होगा। फॉरेन बैंक जिनके 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनमें सेम है ये, यानी कि 2% जो प्रीसीडिंग ईयर यानी कि जो ईयर निकल गया है पिछला उससे कैलकुलेट करेंगे, उससे 2% जो है अबव टारगेट्स होने चाहिए। टोटल जो ANBC और COB है जो भी ज़्यादा है उनका तो सेम है, यानी कि जो जैसा कि डोमेस्टिक बैंक्स में है सेम फॉरेन बैंक्स के लिए है जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं।
जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं फॉरेन बैंक्स की, उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू 32% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज़ हायर। तो जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है फॉरेन बैंक्स की, उनके लिए 32% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज़ हायर। तो उतना तक का जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट से वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा कर सकते हैं। अब एजुकेशन कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो भी एजुकेशन के लोन दिए जाएंगे, एजुकेशन लोन, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए हों, वो 20 लाख तक के जो लोन्स होंगे वो एजुकेशन में प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। ये लिमिट अभी रिवाइज हुई है। इससे पहले ये 10 लाख तक के जो लोन्स थे, एजुकेशन लोन्स, वो क्लासीफाई होते थे प्रायोरिटी सेक्टर में, बट ये बढ़ा के अब 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी हाउसिंग की। अब हाउसिंग के केस में जो भी हाउसिंग लोन्स हैं उसमें दो कैटेगरी डिफाइन अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू 35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर विद अ पॉपुलेशन 10 लाख एंड अबव। तो जहाँ 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है वहाँ पर 35 लाख तक के जो लोन होंगे हाउसिंग के, और जहाँ पर 10 लाख से कम आबादी है वहाँ पर 25 लाख तक के। Loans to individual up to 35 lakh in metropolitan center with a population of 10 lakh and above, and up to 25 lakh in other center for purchase construction of a dwelling unit per family, provided the overall cost of the dwelling in the metropolitan center at other center does not exceed 45 lakh and 30 lakh respectively। तो इसको समझते हैं कि 35 लाख तो उन सेंटर्स पे जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और बाकी जगह पर 25 लाख, यानी कि जहाँ पर 10 लाख से कम की आबादी है जिन सेंटर्स की, जिन सिटीज़ की, वहाँ पर 25 लाख तक के जो हाउसिंग के लोन होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। लेकिन जहाँ पर 35 लाख तक के लोन, यानी कि 10 लाख से ऊपर के जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सेंटर हैं, तो 35 लाख तक के लोन हाउसिंग प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है उस हाउस की, उस ड्वेलिंग की, वो 45 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड कैटेगरी में जो है, जहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, छोटे शहर हैं या कस्बे हैं, जहाँ पर 10 लाख से कम की आबादी है, वहाँ पर 25 लाख तक के लोन, हाउसिंग लोन जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे, प्रोवाइडेड कि टोटल जो कॉस्ट आ रही है हाउस की बनने की, होम की, वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, यानी कि 35, 45, 25, 30। और जो भी हाउसिंग लोन जो बैंक के एम्प्लॉई के लिए दिए जाते हैं, स्टाफ के लिए जो हाउसिंग लोन होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। हाउसिंग लोन टू बैंक्स ओन एम्प्लॉई विल नॉट बी क्लासीफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। नेक्स्ट कैटेगरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। बैंक लोन्स अप टू अ लिमिट ऑफ 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इम्प्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल। तो जो भी 5 करोड़ तक के लोन होंगे, चाहे वो स्कूल बनाने के लिए या फिर बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन का, या हाउस होल्ड टॉयलेट्स, वाटर इम्प्रूवमेंट, इन सारी कैटेगरीज में जो दिए जाएंगे, वो 5 करोड़ तक के लोन जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। और 10 करोड़ तक के लोन क्लासीफाई होंगे प्रायोरिटी सेक्टर में अगर अंडर आयुष्मान भारत कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी कोई इस्टेब्लिश की जाती है, टीयर 2 या टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स तक सिटीज़ में, तो कोई हेल्थ केयर सेंटर वगैरह खोला जाता है, तो उस केस में 10 करोड़ तक के लोन जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कैटेगरी। नेक्स्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में बैंक लोन अप टू अ लिमिट ऑफ 30 करोड़ टू बोरोवर फॉर पर्पज लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर एंड विंड मिल्स। तो ये 30 करोड़ तक के लोन जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी में अगर दिए जाते हैं, चाहे वो सोलर बेस्ड पावर जनरेटर के लिए हों, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर के लिए हों, विंड मिल्स के लिए हों, या हाइडल प्लांट के लिए, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए हों, ये सभी जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में क्लासीफाई होंगे अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। यानी कि 30 करोड़ तक के लोन अगर दिए जाते हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे अंडर सब कैटेगरी रिन्यूएबल एनर्जी। और ये तो है जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए दिए जाएंगे, वो उसकी लिमिट 10 लाख है। यानी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर अपने लिए कोई रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ अगर परचेज करता है, तो उस केस में 10 लाख तक के जो लोन अगर इंडिविजुअल बोरोवर को दिए जाएंगे तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे।
नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो अदर्स है, यानी कि लोन्स नॉट एक्सीडिंग, जो इन बाकी कैटेगरीज में नहीं आए हैं और कुछ सेपरेट जो एंटिटीज़ हैं वो इसमें प्लेस की गई हैं। लोन्स नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक टू इंडिविजुअल and individual member of self-help group, joint liability group, provided the individual borrower's household annual income in the rural does not exceed 1 lakh and for non-rural area it does not exceed 1.60 lakh। तो जो भी लोन 1 लाख तक के दिए जाएंगे पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेंबर, यानी कि 1 लाख तक के लोन जो भी बैंक के द्वारा दिए जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल बोरोवर को दिए जाएं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हैं उनके जो मेंबर्स को दिए जाएं, उस केस में अगर वो रूरल में है तो उनकी इनकम अगर 1 लाख तक है और नॉन रूरल एरिया में अगर उनकी इनकम 1,60,000 तक है तो ऐसे सभी लोन्स को प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई किया जाएगा। लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाई बैंक्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर और MSME। तो 2 लाख तक के लोन, यानी कि 2 लाख से कम तक के जो लोन है वो अगर दिए जाते हैं बैंक के द्वारा डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप को या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को फॉर एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर और MSME। एग्रीकल्चर और MSME के अलावा कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि चाहे तो सोशल नीड के लिए या कंस्ट्रक्शन और रिपेयर हाउस के लिए है, तो ये सब कैटेगरी में जो लोन्स आएंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन डिस्ट्रेस्ड फार्मर टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। तो जो भी डिस्ट्रेस्ड पर्सन है, कोई अगर कर्ज में दबा हुआ कोई पर्सन है, यानी कि अगर फार्मर के अलावा, तो उस केस में 1 लाख तक का लोन अगर उनको दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा। लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट एंड और द मार्केटिंग ऑफ आउटपुट ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर SC एंड ST फॉर स्पेशल पर्पज ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फॉर मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनको भी जो लोन दिया जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन में आएगा। अब ये तो हमने टारगेट्स देखे जो बैंक्स को मिलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर। अगर कोई बैंक उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता है, यानी कि जो 40% टारगेट, जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको 40% का टारगेट मिला हुआ है, अगर वो अचीव नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा? द बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर शैल बी एलोकेटेड अमाउंट्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF established with NABARD and other funds with NABARD, NHB, SIDBI, मुद्रा लिमिटेड एज डिसाइडेड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर कोई बैंक जो है अपने प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स मीट नहीं कर पाता है तो फिर उनको उतना इन्वेस्टमेंट, उतना जो फंड्स हैं वो कंट्रीब्यूट करने होंगे RIDF में, या फिर कोई और जो फंड है जैसा कि बैंक के द्वारा RBI के द्वारा डिसाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम, उस हिसाब से उनको फंड इन्वेस्ट करने होंगे। द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू RIDF और एनी अदर फंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट शैल बी फिक्स्ड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी कंट्रीब्यूशन बैंक्स का होगा RIDF में या दूसरे फंड में, तो उन पे क्या टैक्स, क्या उन पे इंटरेस्ट मिलेगा और उनका टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, ये टाइम टू टाइम RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है। नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट एंड सब टारगेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल ग्रांटिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस अप्रूवल ऑफ वेरियस पर्पसेस। तो जब भी बैंक्स अगर RBI के पास जाते हैं और कोई अप्रूवल या क्लियरेंस मांगते हैं तो उस केस में RBI जो है वो ये भी देखेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स बैंक, उस पर्टिकुलर बैंक ने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, उससे भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कॉमन गाइडलाइंस हैं प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो एज पर डायरेक्टिव्स इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके टाइम टू टाइम डिसाइड किए जाते हैं RBI के द्वारा। सर्विस चार्जेस, नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेविड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अप टू 25,000। तो 25,000 तक के जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो लोन्स होंगे उन पर कोई भी सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन
डिसबर्समेंट रजिस्टर, तो एक रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना होगा बैंक को, जिसमें डिटेल्स वगैरह मेंशन होंगी, किस डेट पर उसकी प्रायोरिटी सेक्टर जो लोन है उसकी एप्लीकेशन कब रिसीव हुई, कब प्रोसेस हुआ और डिसबर्समेंट कब हुआ, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके रखनी होंगी। इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन, बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। Bank board should prescribe a time limit within which the bank communicates its decision in writing to the applicants। तो जो भी लोन की एप्लीकेशन बैंक में आएंगी प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर, उनको बैंक प्रॉपरली एक रजिस्टर रिकॉर्ड बनाकर उनको मेंटेन करेगा। साथ ही जो भी डिसीजन उस एप्लीकेशन पे लिया जाता है, वेदर चाहे बैंक उसको सैंक्शन करता है या रिजेक्ट करता है, उसकी जो डिसीजन है वो राइटिंग में कम्युनिकेट करना होगा बोरोवर एप्लीकेंट को। तो साथियों, ये सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड, सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में देखी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।